लेसन नाजिज्म। आपका टॉपिक है बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ, स्टोरी आपकी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो थे जो लड़ रही थी पार्टीज। एक थी आपकी एलीज में था आपका जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, और दूसरी साइड था आपका इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ये दो थे जो आपस में लड़ रहे थे। शुरू में क्या था, शुरू में तो इंग्लैंड जो जर्मनी है वो जीत रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ एक लाइन भी आई है, लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल ऑफ इट्स। जर्मनी मेड लिमिटेड गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। लेकिन जब यूएस की एंट्री हुई, यूएस ने जब लड़ा किसकी साइड से, ये ना इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, फिर जब यूएस ने ज्वाइन किया तो जर्मनी हार गया। यूएस की एंट्री पे जर्मनी हार गया, ठीक है। एंड द सेंट्रल पावर इन, ये ना डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। दो साइड की पार्टीज़ मैंने आपको बता दी। मेन पॉइंट ये था कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो जो यूरोपियन कंट्री है ना वो बहुत रिच थी। यूरोप नंबर 1 पे था, बहुत अमीर था। लेकिन अब वॉर यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ रही हैं तो वॉर में तो पैसा लगता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो तो अब अमीर नहीं हुई इतनी, यूएस अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि यूएस इनको सब देने लगा। इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, लोन वोन लेना सब, ये फर्स्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो ये लोन लेते थे यूएस से। अब कोई लोन तो ऐसे दे नहीं सकता, इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ता है ना। तो यूएस अमीर हो गया और ये डाउन हो गए। लेकिन मैं कल पाठशाला देख रही थी, उसमें वो बता रहा था वर्ल्ड की 4-5 रिच कंट्रीज़, और उनमें सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम थे। लक्समबर्ग था, 4th नंबर पे हॉलैंड था शायद, और पर इनकम एक साल की सबकी 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख पर मंथ, 7 लाख से 10 लाख तक वहाँ लोग अर्न करते हैं। और छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख 4 लाख, या एक इतनी छोटी कंट्री थी नाम नहीं याद आ रहा, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 थी, 60,000, और वो सारी यूरोप की कंट्रीज़ थी। नेक्स्ट है द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी। अब यहाँ ध्यान दो कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, सब राजा के अंडर थे। इम्पीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिट। राजा की डिफीट हो गई। अब राजा अगर हार गया तो वो गद्दी पे थोड़ी बैठा रहेगा, उसे गद्दी से उतार देंगे। तो वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना उनको मौका मिल गया पावर कैप्चर करने का। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना उन्होंने मिलके क्या बनाया, नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली कहाँ मिली, ये वीमर जगह का नाम है, वहाँ हुई। और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, मीन्स के एक ऐसे प्रोविजनल गवर्नमेंट रख ली जैसे सोशलिज्म चैप्टर में रशिया में फरवरी के बाद हुआ था, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसे ही आ गई थी ना टेम्परेरी गवर्नमेंट, वही। अब वो गवर्नमेंट का नाम ही वेमर रिपब्लिक पड़ा। क्यों? क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी थी ना, जो भी वहाँ पे सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, जो भी पार्टियाँ थी, सब मिल गई और उन्होंने मिलकर वेमर में ही अपनी मीटिंग होल्ड की थी और अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब उन्होंने डेमोक्रेटिक, मतलब ऐसी गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जिसका कॉन्स्टिट्यूशन भी था और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया में सेंटर पे अलग गवर्नमेंट और स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो वहाँ पे स्टेट ना होके क्या होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं। प्रोविंसेस मतलब में वो अपनी अपनी छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। और देखो प्रोविंसेस में कौन, उनको वो मेन जो हेड है कौन होता है, वो डिप्यूटीज़ होते हैं। डिप्यूटीज़ को इलेक्ट करवाया गया था वहाँ पे, जैसे चुनाव होते हैं ना हमारे भी, तो वैसे भी वहाँ इलेक्शन थे और वो यूनिवर्सल वोट था। वुमेंस ने भी, औरतों ने भी दिया वोट, आदमी ने भी दिया, और वही जो उन्होंने एज रखी होगी, उनकी जो भी लिमिट होगी, उससे ऊपर सब लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो जैसे हम यहाँ अपने सीएम चुनते हैं ना स्टेट्स के, तो ऐसे ही वहाँ पे प्रोविंस के डिप्यूटीज़ चुने गए।
कहने का मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो गई। सुनने में तो अच्छा लग रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो गई, लेकिन वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लोगों ने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो अभी आप आगे पढ़ोगे। दिस रिपब्लिक हाउएवर वर नॉट रिसीव्ड वेल बाय ओन पीपल। आगे वही लाइन कि लोगों ने उसको खुद अच्छे से नहीं किया। क्यों? बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो हुआ क्या था, हुआ ये कि जो एलाइड पावर्स थी ना, जैसे जो जीती थी, जिन्होंने सेंट्रल पावर को हराया था, अगर आप किसी को हरा देते हो तो आप उसे बदले में जो भी कहोगे वो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हार गया। तो इन्होंने वॉयसराय में, जगह का नाम है, वहाँ एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी मतलब पॉइंट्स लिखे हैं, भाई तुम हमें इतनी जगह दोगे, तुम हमें इतना पैसा दोगे, तुम हमें ये दोगे, अब से ये हमारा हो गया, तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। आज भी अगर तुम न्यूज़ सुनो तो होता है ना कि यूएस इतना पावरफुल है, ईरान जो है न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर रहा है, उसको शक है तो वो यूएस सैंक्शन लगा देता है। अगर तुमने इंडिया की भी परमाणु पिक्चर देखी हो तो उसमें होता है ना कि इंडिया पे सैंक्शंस लग गए थे जब इंडिया ने टेस्ट किया था यूएस का। सैंक्शंस मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अभी रशिया पे लगाई हुई हैं, तो ऐसे ही उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी पॉइंट की। और उस समय जो ट्रीटी थी वो किसने साइन की थी? जो उस समय गवर्नमेंट होगी वही करेगी ना। तो लोग इसलिए गुस्से में थे कि वीमर रिपब्लिक पार्टी ने वो जो ट्रीटी है वो ट्रीटी क्यों साइन किया, क्योंकि उस ट्रीटी में क्या बातें थी ये भी क्वेश्चन में आएगा, ये भी क्वेश्चन में आएगा, ये मार्क करवाऊंगी। और वो बहुत ह्यूमिलेटिंग थी। उनको लग रहा था कि एक तो ये जर्मनी को हरवा दिया इन्होंने। क्यों हरवाने का भी क्वेश्चन क्यों था, वो ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि जो उस समय के रिपब्लिक डेमोक्रेट्स और वो थे ना सोशलिस्ट, उन्होंने राजा का साथ नहीं दिया जर्मनी में। अगर वो शायद राजा का साथ देते तो जर्मनी जीत जाता, क्योंकि आपने पढ़ा पहले तो वो जीत ही रहा था। तो उनको लगता था एक तो इन्होंने हमें वॉर हरवा दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, दूसरा इन्होंने हरवाया तो हरवाया, जर्मनी की बेइज्जती भी करवा दी, नाक भी कटा दी। कैसे? वो ट्रीटी साइन करके। तो इस वजह से उसको उन्होंने वेलकम नहीं किया। अब उस समय जो भी गवर्नमेंट होगी उसको एलीज के सामने तो झुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो हारे हुए हैं, उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। और जो साइन करेगा उसको फिर ह्यूमिलेशन भी सहना ही पड़ेगा। अब यही बात लिखी है, ठीक है। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर टू एक्सेप्ट दैट जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर, द पीस ट्रीटी एट वॉयसराय विद अलीज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। क्यों थी हार्श और ह्यूमिलेटिंग? अब ये देखो क्यों। उस ट्रीटी में क्या पॉइंट थे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। वेमेयर रिपब्लिक को लोगों ने क्यों नहीं पसंद किया, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्या है ये वेमर रिपब्लिक, ये भी बनेगा। अब देखो इसमें क्या है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज कॉलोनीज मतलब जैसे इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी ना, यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज तो बनाई हुई थी, ऐसे जो जर्मनी की कॉलोनीज थी वो उसको फ्रांस, इंग्लैंड, इनको देनी पड़ी। उन्होंने उसको कॉलोनीज उससे छीन ली, ठीक है। अब ये है अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, यहाँ पे आंसर है 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, यानी जो 13% हिस्सा जर्मनी का था वो उनको फ्रांस, जो दूसरी है ना, उनको देना पड़ा, फ्रांस को, इंग्लैंड को। जो उनकी नेबरिंग स्टेट थी ना, जो फ्रांस के साथ लगता था पोर्शन, वो फ्रांस ने ले लिया जर्मनी का। जो इंग्लैंड के साथ लगता था, इंग्लैंड ने ले लिया। अब तुम इसे ऐसे देखो, जब कोई एक हिस्सा किसी कंट्री का दूसरी कंट्री में चला जाएगा तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो भी तो उस दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, लेकिन लोगों की फीलिंग अटैच्ड किसके साथ है? अपनी पहले वाली कंट्री के साथ। रहते तो वो जर्मनी में थे, उनकी फीलिंग्स तो जर्मनी के साथ अटैच थी, लेकिन कुछ चले गए इंग्लैंड के साथ और कुछ चले गए फ्रांस के साथ। तो तभी यहाँ पे उसने लिखा है 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब मतलब समझ में आया? और फिर 13% टेरिटरीज चली गई। अब 13% टेरिटरीज चली गई तो वो उसकी रिसोर्सेज वाली टेरिटरीज थी, वहाँ कोल आयरन मिलता था, तो वो भी उन लोगों के पास चली गई, एलीज के पास चली गई। तो यहाँ पे तभी लिखा है 75% ऑफ इट्स आयरन, मीन्स के सब रिसोर्सेज छोड़ लिए, जर्मनी को खाली छोड़ दिया। जर्मनी के पास अब कमाई का कोई साधन नहीं था। 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथेनिया, इन कंट्रीज़ को मिल गया। जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी ना, उनके पास ही चला गया।
एलिट पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, यानी जर्मनी इतनी सेना नहीं रख सकती, कुछ लिमिटेड नंबर में सेना रखेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते ताकि उसकी पावर को कमज़ोर कर दो। वॉर गिल्ट कॉज, वॉर गिल्ट मतलब जो पैसा था ना, अब जब आप वॉर लड़ोगे तो पैसा खर्च होगा। अब जो एलिट पावर का पैसा खर्च हुआ था ना, वो कहते जो हमारा नुकसान है इसकी भरपाई भी जर्मनी करेगा। और कितना लिया उनसे पे, कितना करवाया, $6 बिलियन। अब जर्मनी के पास तो पहले ही पैसा नहीं था, वो इनको और $6 बिलियन दे। जर्मनी की तो कंडीशन ख़राब हो गई, 6 बिलियन तो और दे उनको, और जो उसने लोन के लिए पैसा उठाया था वो भी लौटाना और उसका इंटरेस्ट भी देना। ये आगे आप इकोनॉमिक कॉजेज़ में पढ़ोगे। तो ये मैनी जर्मन्स, अब बहुत सारे जर्मन कहते थे कि ये जो न्यू वेमर रिपब्लिक बनी है ना, वो इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो उनकी डिसग्रेस, बेइज्जती हुई है वॉयसराय में, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेमर रिपब्लिक।